जी, can you hear me now? Yes, sir. Okay, sorry, there was some interruption. तो जो पहला हमारा गोल होगा वो दैट वुड बी द मिटिगेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। हमें पल्मोनरी एडिमा को जो है वो मैनेज करना है, उसको ठीक करना है, और उसके लिए पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए, और जो ड्रग्स इसमें यूज़ की जा सकती हैं, नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं या जो दूसरी ड्रग्स इसके अंदर यूज़ करनी होगी, या अगर हमें फ्यूरोसमाइड यूज़ करनी है, तो पहला हमारा फंक्शन क्या होगा कि हम पल्मोनरी एडिमा को ठीक करें। क्योंकि पल्मोनरी एडिमा अगर ठीक नहीं होगा और लंग्स में से हम पानी नहीं निकालेंगे, ऑल्दो कि हमारा पेशेंट हाइपोटेंसिव है, तो हम ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज द मिटिगेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। बहुत आसान नहीं होगा जूनियर डॉक्टर्स के लिए इसको मैनेज करना। ये अच्छा खासा टेक्निकल है सब्जेक्ट, और आप लोगों के लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि यू मस्ट कॉल योर सीनियर्स इमीडिएटली एंड यू मस्ट गिव अ कॉल टू द सीसीयू। आपका जो जो भी कार्डियक आपकी जो बैकअप टीम है उसको आपने फौरन इन्वॉल्व करना है अगर आप समझते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक में है पेशेंट। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देना, पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग करना, और उसको कुछ ड्रग थेरेपी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि पल्मोनरी एडिमा में है और अभी आपको हेल्प मिलने में थोड़ी सी देर है, तो आप यू कैन स्टार्ट विद द डायूरेसिस, और अदरवाइज इतनी देर में कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। सो केयरफुल फ्लूइड मैनेजमेंट एंड प्राइमरी पीसीआई। अगर आप समझते हैं कि आपने पेशेंट को किसी ऐसी जगह पे देखा है जो कि आउटसाइड ऑफ योर इमरजेंसी रूम है, आपने पेशेंट को घर पे देखा है, या पेशेंट को आपने किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे देखा है जहाँ से आपको ये फैसला करना है कि पेशेंट को कहाँ भेजें, तो आपने पेशेंट को वहाँ भेजना है जहाँ पे प्राइमरी पीसीआई की सहूलत हो। अगर आपको पता है कि आपके शहर में, आप जिस शहर में भी रहते हैं उससे नियरेस्ट प्राइमरी पीसीआई की फैसिलिटी कहाँ पे है, तो आपने पेशेंट को वहाँ पे रेफर करना है इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ये अगर प्राइमरी पीसीआई अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इस पेशेंट को आइनोट्रोपिक सपोर्ट भी देंगे। आइनोट्रोपिक सपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, डोपामीन है, डोपिटामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, वो एक डिटेल सब्जेक्ट है, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि हमें कौन सी ड्रग्स को चूज करना चाहिए। लेकिन आइनोट्रोपिक्स का आपको पता है कि कौन सी है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाती हैं, उनको आइनोट्रोपिक्स कहते हैं। तो हमें आइनोट्रोपिक सपोर्ट देनी चाहिए। यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम साथ साथ पेशेंट को इन्वेस्टिगेट भी करते जा रहे हैं, उसके जो रेलिवेंट लैब्स हैं वो भी हम करवा रहे हैं, और पेशेंट को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। तो जो हमने पहला क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट पे हमने जो शुरू की स्लाइड देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें 4 चीज़ें करनी है। हमने पेशेंट को असेस करना है, मैनेज करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और मॉनिटर करना है पेशेंट को। वो फिजिकल मॉनिटरिंग भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस पेशेंट के ऊपर बिल्कुल 100% अप्लाई करेंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ये वो शॉक है जो कि आप लोग जो भी लोग ईआर में काम करेंगे वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ज़रूर उनको मैनेज करने को मिलेगा। दिस इज शॉक कॉज्ड बाय मैसिव वैसोडाइलेशन एंड इम्पेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो रिजल्टिंग इन टिश्यू हाइपोक्सिया। तो ये हम चीज़ पहले एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें होता क्या है कि वेसल्स जो होती हैं वो सारी बॉडी की डायलेट हो जाती हैं, और कोई ऐसा प्रेशर होता है, कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमें वैसो कंस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं कर रहा होता। क्योंकि अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए तो नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए कि वो उन वेस्कुलर बेड्स को बंद कर दे जहाँ पे इस वक्त जरूरत नहीं है। लेकिन हमें हमारी बॉडी को ऐसा करने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? इन केस ऑफ एनाफाइलेक्सिस क्या हो रहा है कि मास्ट सेल डिग्रेन्युलेशन हो गई है, जिसकी वजह से हिस्टामीन रिलीज हो रही है, और हिस्टामीन जो है वो हमें पता है कि वो पोटेंट वैसोडाइलेटर है। तो जब बहुत सारी हिस्टामीन रिलीज हो जाती है और मास्ट सेल डिग्रेन्युलेट करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि
ऑल्दो के बॉडी विल ट्राई टू कंपनसेट, लेकिन ये ओवरवेलमिंग है, ये चीज बॉडी के बस में नहीं है कि वो उस उस फिनोमिना को कंप्लीटली कवर अप कर सके। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में कुछ लोगों ने आपने क्लास अटेंड की होगी, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो है हमारी इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो सेप्सिस या सेप्टिक शॉक या सर्स को डिस्कस कर चुके हैं एट सम फोरम। अभी मेरे ख्याल है पिछले दिनों डॉक्टर गुलाम फरीद ने जो है क्लास ली थी, आप में से कुछ स्टूडेंट्स की शायद एक ग्रुप की क्लास ली होगी, और एक ग्रुप के साथ जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें। तो सेप्टिक शॉक भी हमारा आज का डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको देखना होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉज है शॉक का, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है। एक तो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, हम कैसे पहचानते हैं कि ये सेप्टिक शॉक है? एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, नंबर वन, हमें ये पता हो कि कहीं पे इन्फेक्शन हुआ था, ये प्राइमरी इन्फेक्शन था, वहाँ से ये वाइड स्प्रेड हो गया है, वहाँ से ये डिसेमिनेट कर गया है, अब ये बाकी बॉडी में चला गया है। नंबर टू, एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होनी चाहिए। ठीक है, ये लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं है। अगर किसी को कहीं पे कार्बनकल है, कहीं पे बॉयल है, कहीं पे फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये लोकल मे बी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है, ये लोकल है, वट एवर इज देयर इट इज लोकलाइज्ड। ठीक है, या अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी है और मे बी उसको थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी वहाँ पे होगी, लेकिन ये लोकलाइज्ड होगी। लेकिन अगर हमें ये दो चीज़ें कंबाइन पता चल रही हैं कि देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, इनिशियली तो लोकलाइज्ड ही होगा, वो लेटर ऑन जनरलाइज्ड होगा, एंड देयर इज अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, मींस ये रिस्पांस उसी तरह की है जैसे हमने ऊपर देखा कि मास्ट सेल डिग्रेन्युलेशन हुई है एनाफाइलेक्सिस के केस के अंदर, जिसमें कोई ऐसा स्टिमुलस एंटर हो गया था बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी बी स्टिंग की वजह से हो, चाहे किसी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो, लेकिन वो वाइड स्प्रेड था, उसने सारी बॉडी में जाके वही एक तबाही मचा दी। इसी तरह से ये जो सेप्सिस है, इसके अंदर भी जो सिस्टम जो रिस्पांस है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, ये सिस्टमिक रिस्पांस हो गई है। अब ये सिस्टमिक रिस्पांस है और ये वाइड स्प्रेड है, जब ये बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर चली गई है या वर्चुअली हर जगह पे चली गई है तो ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहलाएगी। और इसके नतीजे में क्या होगा कि जो इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर रिलीज होंगे, और एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं, जो एंडोटॉक्सीमिया करा रहे होते हैं, वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो ये मुख्तसर हाल है इसका कि सेप्सिस डेवलप कैसे होता है, सेप्टिक शॉक डेवलप कैसे होता है। ये जो इन्फेक्शन स्टार्ट एक जगह से हुआ था कोई लोकल वुंड था, कंटेमिनेट हो गया, मिसाल के तौर पे बेड सोर है, एक एग्जांपल अक्सर दी जाती है कि एक पेशेंट है जो कि किसी भी वजह से, ब्रोकन फीमर की वजह से या स्ट्रोक की वजह से बेड बाउंड है, और बेड बाउंड होने के बाद उसको जो है बेड सोर्स हो गए हैं, और बेड सोर की वजह से वो निगलेक्ट होता रहा, और उसके बाद वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया और ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो गया, और फिर वो बैक्टीरियमिक होने के बाद सेप्टिसेमिक हो गया है, और फिर वाइड स्प्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप हो गई है। सो दिस इज द सेप्टिक शॉक। इसी तरह से एक पेशेंट है जिसको के किसी भी वजह से मैनेज किया गया और कैथेटराइज किया गया, लेकिन उसका वक्त पे कैथेटर आउट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और वो लेटर ऑन पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, और पाइलोनेफ्राइटिस के बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया, और उसको हम क्या कहते हैं, यूरोसेप्सिस कहते हैं उसको। तो दोनों सूरतों में जो बेड सोर्स से आया है वहाँ पे इटियोलॉजी डिफरेंट है, वहाँ पे हमें ग्राम पॉजिटिव जो कोकाएं हैं वो ज़्यादा हमें उसमें लाइकली ऑर्गेनिजम्स होंगे, और जो यूरोसेप्सिस है इसके अंदर जो लाइकली ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूजुअली ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, ई कोलाई है और रिलेटेड बैक्टीरिया हैं। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि सेप्सिस की वजह क्या है, प्राइमरी फोकस क्या था, तो उसको भी हमें देखना चाहिए ताकि हमारी जो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक है वो हमें पता हो कि कैसे हमें मैनेज करना है पेशेंट को। प्राइमरी गोल ऑफ थेरेपी क्या है? क्योंकि वेस्कुलर कंपार्टमेंट एक्सपेंड कर गया है, ठीक है,
ब्लड की क्वांटिटी सेम है, ब्लड कहीं लॉस नहीं हुआ है, अभी तक हार्ट भी सही फंक्शन कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि हार्ट जितनी टेरिटरी को सप्लाई करता था, अब उसकी जो टेरिटरी है वो बढ़ गई है, अब उसको काफी ज्यादा बड़े इलाके को सप्लाई करना पड़ रहा है ब्लड। तो हम उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ब्लड उतना ही है और प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रही है। टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रही है तो ब्लड और ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से सेलुलर हाइपोक्सिया हो रहा है और सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट हो रही है। अब हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? एंटीबायोटिक्स हम देंगे तो उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, वो इट विल स्टार्ट वर्किंग आफ्टर सेवरल आवर्स। आइनोट्रोपिक सपोर्ट अगर हम देंगे तो हार्ट तो पहले ही अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल शायद उससे थोड़ा और फर्क पड़ जाए। तो हमें जो पहला काम करना है वो ये कि हम वॉल्यूम को एक्सपेंड कर दें। अगर हम वॉल्यूम उसको देते हैं पेशेंट को, मतलब वॉल्यूम देने से मतलब ये है कि हम उसको क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस देते हैं, नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स हम उसको देते हैं, तो उसका जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट जो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेप्सिस या अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग या फॉर वॉट एवर रीजन्स जो उसका वॉल्यूम कंपार्टमेंट एक्सपेंड कर गया है, उसके हिसाब से हम उसको मजीद वॉल्यूम दे दें ताकि अंदर प्रेशर बिल्टअप हो सके। सो दिस वुड बी द आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड नंबर पे जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो टाइमली इंट्रावेनस एंटीबायोटिक है। आई डोंट नो ये जो डिस्टरबेंस है ये मेरी तरफ है या किसी और का माइक है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आई कैन हियर फ्यू वॉइसेस, कोई स्क्रैचिंग वॉइसेस हैं, आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रही हैं या नहीं। यस सर, वो म्यूट हो गया। ओके, थैंक यू। तो टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और सेप्टिक शॉक में यूजुअली नहीं ऑलवेज इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और राइट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक इन द प्रॉपर डोज इन टाइमली फैशन, दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम वक्त पे एंटीबायोटिक सही एंटीबायोटिक नहीं दे पाएंगे अपने मरीज को तो वी विल लूज आवर पेशेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो मरीज है उसको यहाँ पे ओरल एंटीबायोटिक्स या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या वो एंटीबायोटिक्स जो कि लाइकली जो पैथोजिन है उनको उस पे उसका स्पेक्ट्रम कवर नहीं करता, हमें वो ऐसी नहीं देनी है, बल्कि हमें एम्पेरिकली, अभी तक हमारे पास रिजल्ट्स नहीं हैं, अभी हमने सैंपल नहीं भेजे हैं, सैंपल भेजने के फौरन बाद यूरिन कल्चर ब्लड कल्चर भेजने के फौरन बाद अगर और कोई सोर्स है इन्फेक्शन की, पस है, तो हमने पस कल्चर भेज दिया है, हमने फौरन इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट विद द एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और उसके अंदर हमारी इंटेंशन ये होती है कि जो लाइकली पैथोजेंस हैं, जैसा हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, एक एग्जाम्पल के अंदर जो है वो कोई सेप्टिक वूंड था, तो वहां पे हमें लगता था कि शायद ग्राम पॉजिटिव्स का ज़्यादा रोल होगा। दूसरी एग्जाम्पल के अंदर जो था वो यूरोसेप्सिस था, तो वहां हमें लग रहा था ग्राम नेगेटिव है। तीसरी एक मिसाल ले लेते हैं कि ये हमारा पेशेंट जो था उसको अपेंडिकुलर पेन हुआ था, लेकिन ये वक्त पे ट्रीट नहीं हो सका, और वक्त पे ट्रीट ना होने की वजह से जो है वो उसका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया है और ये अपेंडिकुलर एब्सिस बन गई या पेरिटोनाइटिस हो गई, और पेरिटोनाइटिस के बाद ये पेशेंट शॉक में चला गया है। तो ऐसी सूरत में भी हमें पता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसके जो सेप्टिक शॉक है इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ये गट के पैथोजेंस होंगे, तो हमें वो एंटीबायोटिक्स चूज करनी है जो कि गट के पैथोजेंस को कवर करें। अगर हमारा पेशेंट निमोनिया का था और निमोनिया के बाद कॉम्प्लिकेशन हुई है और पेशेंट सेप्सिस में चला गया है, तो भी हमें पता है कि हमारे पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो उनकी ज़रूरत होनी चाहिए, कौन से पैथोजेंस हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं, और उसी हिसाब से हम एंटीबायोटिक चूज करेंगे। थर्ड नंबर पे आइनोट्रोपिक सपोर्ट है। यूजुअली ये पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट रिपोर्ट करते हैं,
ये उस तरह नहीं आते जिस तरह एनाफाइलेक्सिस का पेशेंट होता है। इधर आपने पेशेंट को डिपार्टमेंट में भेजा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, कि भाई इसको जो है ना कंट्रास्ट के साथ इसका जो है वो करना है, सीटी स्कैन करना है या आईबीपी करना है। उधर पेशेंट जो है वो एनाफाइलेक्सिस में गया, यूजुअली तो वहीं पे मैनेज हो जाता है, उनके पास बैकअप के लिए सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपके पास एनाफाइलेक्सिस में पेशेंट आता है तो वो बहुत शॉर्ट हिस्ट्री होती है और उतनी ही तेजी से पेशेंट रिकवर भी हो जाता है अगर आपने उसको एडिक्वेटली मैनेज किया है। सेप्टिक शॉक में प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही नहीं होता कि ये फिनोमेना चल कब से रहा है, कब पेशेंट की टांग टूटी थी, कब से वो बेड रिडन है, कब से उसको इन्फेक्शन हुआ। इसके अंदर हफ्ते और बाज़ दफ़ा महीने गुजर जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि ये पेशेंट कहाँ से इन्फेक्शन इसको, फ्रॉम वेयर ही हैज हार्बर्ड द इन्फेक्शन, और उसके अंदर ये फिनोमेना कब से चल रहा है। यूजुअली ये डीप रूटेड होता है, डीप सीटेड होता है, तो इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलती है। हमारी जो हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट की, उसकी वजह से हमें रिस्पांस एकदम से इमीडिएट नहीं मिलती है, क्योंकि इसको काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है, चीज़ें जो होती हैं उन्होंने अपनी जगह बना ली होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है हमें ऑल आउट जाना होता है, वॉल्यूम रिससिटेशन आईवी एंटीबायोटिक्स के साथ आइनोट्रोपिक सपोर्ट भी देंगे। और जब पेशेंट हमारा शॉक से बाहर आएगा तो फिर हम सोचेंगे कि रिमूवल ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट। ठीक है, कैथेटर तो हम उसी वक्त निकाल सकते हैं, उसको तो निकालने में कुछ भी नहीं जाएगा, कैथेटर निकाल के हम फ्रेश कैथेटर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं कि जी इसको सर्जिकल टॉयलेट की ज़रूरत है, इसको लेप्रोटमी की ज़रूरत है पेशेंट की, तो हम शॉक की स्टेट में तो पेशेंट को नहीं भेजेंगे ऑपरेशन थिएटर में। तो यू हैव टू रिससिटेट योर पेशेंट, जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल होगा तभी आप ऐसा कर सकेंगे। या अगर सेप्टिक वूंड है जिसको आप समझते हैं कि डिब्राइडमेंट की ज़रूरत है, तो भी आपको पेशेंट को थोड़ा सा किसी हद तक आपने रिससिटेट करना होगा, उसको किसी हद तक स्टेबल करना होगा। जब आप सर्जन को कॉल करें और उससे कहें कि भाई इसको वूंड इज़ वेरी डर्टी, दिस इज़ अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और हम कितना भी मैनेज कर लें, जब तक वूंड क्लियर नहीं होगा ये पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए भी जो रिमूवल ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट है उसको भी हमें देखना होगा, लेकिन ये एज अ फोर्थ स्टेप होता है। एनाफाइलेक्सिस में अगर पेशेंट आता है तो हमें एंटीहिस्टामिन्स और एड्रेनलिन अलोंग विद द वॉल्यूम रिससिटेशन उसको देनी होती है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में देखें, हमारा जो मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है उसके अंदर वॉल्यूम है, आईवी एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि हम कार्डियोजेनिक शॉक में आईवी एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर रहे थे। हम वॉल्यूम को या तो दे ही नहीं रहे थे या बहुत सोच समझ के दे रहे थे। वहाँ पे हमें आइनोट्रोपिक सपोर्ट की ज़रूरत थी, यहाँ पे भी हमारी थर्ड लाइन जो है उसमें आइनोट्रोपिक सपोर्ट है। अगर हम इसको कंपेयर करें विद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, वो बड़ा सिंपल था, हमें वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, और अगर पेशेंट जो है वो ब्लीडर है और गट से ब्लीड कर रहा है, अल्सर से ब्लीड कर रहा है या वेराइसिस से ब्लीड कर रहा है, तो हमें उस सोर्स को ब्लॉक करना है। और अगर पेशेंट को डायरिया है तो हमें डायरिया को स्टॉप करना है, मे बी हमें वहाँ पे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े। लेकिन यूजुअली हाइपोवॉलीमिया के अंदर हमारा जो जो मेन जो मेन लाइन हमारा है ट्रीटमेंट की, जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट इज द वॉल्यूम रिससिटेशन। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम सबसे पहले सोचेंगे कि अगर हमारे पास फैसिलिटी है और हम ऐसे सेंटर में काम कर रहे हैं जहाँ पे पीसीआई की सहूलत मौजूद है, तो हम पेशेंट को थोड़ा सा स्टेबल करने के बाद पीसीआई के लिए भेज सकते हैं। और अगर पेशेंट पल्मोनरी एडिमा से प्रेजेंट कर रहा है तो हम पल्मोनरी एडिमा को मैनेज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक दो तरह का हो सकता है, ये दो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि वॉल्यूम जो है वो जो हमारा वेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो एक्सपेंड कर गया है, इसलिए इसको एक साथ रखा गया है। हालांकि ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एनाफाइलेक्सिस एक बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाली और बहुत तेज़ी से रिकवर होने वाली बीमारी है, और सेप्टिक शॉक बहुत ग्रेजुअल होता है, कम होता है ऐसा कि ये चंद घंटों में डेवलप हो जाए। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, मिसाल के तौर पर इंस्ट्रूमेंटेशन है ड्यू टू क्रिमिनल अबॉर्शन में भी, फॉर एग्जांपल, या होम इंस्ट्रूमेंटेशन है, होम डिलीवरी के बाद पेशेंट ने घर पे डिलीवर किया, किसी दाई ने आके उसको इंस्ट्रूमेंटेशन की है, बच्चा डिलीवर हो गया है, उसके फ़ौरन बाद पेशेंट जो है अगले 18 घंटे में या 12 घंटे में या 24 घंटे में जो है वो शॉक में जा रही है। तो ये एक वजह हो सकती है, वहाँ पे भी हमें वजह पता है और वहाँ पे हमें उसको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा पेशेंट
यूरोसेप्सिस में गया है या किसी और सेप्सिस में गया है जिसका हमें पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे रिकग्निशन भी डिफिकल्ट होती है और प्राइमरी का हमें पता नहीं चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो है हमें बहुत उसको तलाश करना पड़ता है, हमें उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, हमें उसको सारी इन्वेस्टिगेशंस करके हमें पता चलता है कि पेशेंट बेसिकली उसकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। और वहाँ पे जो हमारी लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो इट स्टार्ट्स विद द वॉल्यूम रिससिटेशन, वी गो फॉर द आईवी एंटीबायोटिक्स, और इसके अंदर हमें कुछ होल्ड नहीं करना बल्कि हमें एम्पेरिकली ट्रीट करना है। 1, 2 या 3 एंटीबायोटिक्स भी अगर हमें यूज करनी पड़े तो हम वहाँ पे यूज करेंगे। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसका एक इंटेग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी इस लेक्चर के अंदर कि हम या इस टॉक के अंदर कि हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो बेसिकली हम अपने जो हमने आज जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनको हम थोड़ा सा एक दफ़ा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि शॉक एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर फेल्यूर है, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पा रहा, और ये लोकल प्रोसेस नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है या वाइड स्प्रेड प्रोसेस है। इसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस अगर हम देखते हैं कि हमारा पेशेंट जो है उसके वाइटल साइंस जो है वो मॉडरेटली डिस्टर्ब्ड हैं, पेशेंट टैकेपनिक है, टैकिकार्डिक है, हाइपोटेंसिव है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, या वो उसका जीसीएस फॉल कर रहा है, या वो कन्फ्यूजनल स्टेट में जा रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो शॉक में है इस वक्त। हमने ये देखा कि 4 तरह के शॉक हैं जो कि वर्किंग क्लासिफिकेशन इसकी बनती है एक्सक्यूज मी, जिसमें हाइपोवॉलेमिक है और कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव है, जिसमें से 3 हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और हमने ये देखा कि उनकी प्राइमरी एटियोलॉजीज क्या हैं और प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो हाइपोवॉलेमिक के अंदर जो था वो इट्स लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ वॉल्यूम, और प्राइमरी गोल ऑफ थेरेपी क्या है कि हम टाइमली गोल उसका जो फ्लूइड लॉस है उसको हम रिप्लेनिश कर सकें। कार्डियोजेनिक के अंदर पेशेंट में प्रेजेंट विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद अ हिस्ट्री, मे बी हो सकता है उसको चेस्ट पेन ना भी हो लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ सकता है, इजीली रिकग्नाइज हो जाता है। और उसमें हमें देखना होगा कि पेशेंट को प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स फॉरवर्ड फेल्यूर के हैं या बैकवर्ड फेल्यूर के हैं। अगर फॉरवर्ड फेल्यूर है तो हमारे पास कैपेसिटी है, अगर लंग्स क्लियर हैं पेशेंट के तो हम उसको थोड़ा सा वॉल्यूम भी दे सकते हैं, केयरफुली वॉल्यूम दे सकते हैं, एनोट्रोपिक सपोर्ट दे सकते हैं, और प्राइमरी पीसीआई इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ हम मेडिसिन में, मेडिकल इमरजेंसी में करने की कोशिश नहीं करेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक में अगर पेशेंट है तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम कार्डियक टीम को ऑन बोर्ड रखें। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है वो, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव हम इसलिए कहते हैं कि जो हमारे डिफरेंट वेस्कुलर बेड्स हैं वो सारे एक साथ डायलेट हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप कर गया है, परफ्यूजन नहीं हो पा रही है टिश्यूज की, और जब परफ्यूजन नहीं हो पा रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसमें बाज़ दफ़ा एक और प्रॉब्लम भी होती है कि अगर ऑक्सीजन पहुंच भी रही है तो टिश्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, सेल्स जो हैं वो टिश्यू ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेप्टिक शॉक में ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन की वजह से प्रेशर ड्रॉप कर गया है, और इसमें बाज़ दफ़ा बड़ा एविडेंट होता है मामला। अगर किसी को बी स्टिंग हो गया है, किसी ने कोई ड्रग ली है, उसके फ़ौरन बाद वो शॉक में चला गया है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये एनाफाइलेक्सिस है। लेकिन अगर ये सब कुछ बहुत ग्रेजुअल है, 2-3 दिन में या चंद घंटों में डेवलप हुआ है, और पेशेंट इज ब्रॉट लेट इन द इमरजेंसी रूम, तो फिर हमें उसकी प्राइमरी को ज़रूर तलाश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर वी विल स्टार्ट विद द वॉल्यूम, विल गो फॉर द प्रॉपर एंटीबायोटिक्स इन अ प्रॉपर डोज एंड विद द एनोट्रोपिक सपोर्ट। और जब हम ये कर लें और हमारा मरीज जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो, तो फिर जो ऑफेंडिंग एजेंट है वो हमें उसको जो है वो रिमूव करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच।
If you have any questions, you can ask at this stage. We'll take a break and maybe at 11:35 तो हो गए हैं, लेकिन हम थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हैं. हम कोई 15 या 20 मिनट के बाद हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट कर देंगे. तो अगर आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए इस वक्त. जी सीआर. Yes, sir. अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? No, sir. ओके, इफ देयर आर एनी क्वेरीज वो आप लोग फिर कर लें, मुझसे सेकंड सेशन में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर कोई Okay, चीज़ sir. नहीं समझ में आई है, क्योंकि ये समझने की चीज़ है सारी. ठीक है, अगला जो हमारा सेशन है वो बड़ा आसान होगा. ठीक है, उसमें आपने चीज़ों को देखना है और याद करना है. ये जो सेशन था हमारा, ये समझने वाला था और साथ साथ विजुअलाइज करने वाला था. आपने अपने आप को एज अ यंग डॉक्टर विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आप एक यंग डॉक्टर हैं. आप या तो हाउस ऑफिसर हैं, या आप एक रेजिडेंट हैं, या मेडिकल ऑफिसर हैं, और आप के सामने ऐसा पेशेंट आया है, तो अब आप कैसे करेंगे ना, उस वक्त आप क्या उसके साथ क्या सलूक करेंगे. तो इसको प्लीज विजुअलाइज कीजिए. और इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द सेकंड सेशन. सर, सो हाइपोवॉलेमिक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिर कब नेसेसरी होगा? मतलब हम कितनी एचपी ड्रॉप को सिग्निफिकेंट कंसीडर करके फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाएंगे? यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. इसलिए कि जो कॉमन प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट बहुत सारी एविडेंस आ गई है. अब से कुछ साल पहले तक क्या होता था कि जैसे ही पेशेंट ब्लीडर हमारे सामने आता था, चाहे वो जीआई ब्लीड से आ रहा हो, चाहे वो ट्रॉमा का विक्टिम हो, सबसे पहले दौड़ धूप किस लिए शुरू होती थी कि ब्लड अरेंज करो. ठीक है, लेकिन जो एविडेंस बेस है वो ये कहती है कि पेशेंट को अगर कोमॉर्बिड्स नहीं है, मिसाल के तौर पे उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं है, कोमॉर्बिड्स में भी एक इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, तो वो 7 ग्राम्स तक हीमोग्लोबिन अगर उसकी ड्रॉप कर जाती है तो उसको आसानी से सस्टेन कर सकता है. अगर पेशेंट अदरवाइज हेल्दी है और ये ही उसकी वाहिद प्रॉब्लम है जिसके साथ उसने प्रेजेंट किया है, तो हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूज करें. अगर हम उसको क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस देते रहें या हम उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर दे दें, तो वो काफ़ी हद तक उसका वॉल्यूम अगर रिप्लेस हो जाता है तो वो ब्लड अपना अल्टीमेटली फॉर्म कर लेगा. लेकिन अगर हम श्योर नहीं है, मिसाल के तौर पर हम किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर सहूलत नहीं है इमीडिएट वेराइसिस को जो है वो लाइगेट करने की, और पेशेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली लूज कर रहा है ब्लड, तो इट इज ऑलवेज वाइज कि आप ब्लड अरेंज कर लें, पेशेंट का अरेंज भी कर लें और फिर उसको अगर जरूरत है तो ट्रांसफ्यूज भी कर दें. ठीक है, लेकिन ओवर ट्रांसफ्यूजन से बचना चाहिए. इसी तरह से अगर पेशेंट जो है वो उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है तो फिर जो कट ऑफ जो वैल्यू है वो 9 ग्राम है. फिर हमें 9 ग्राम से ड्रॉप नहीं होने देनी चाहिए उसकी हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसको पहले ही इस्कीमिया है, उसका जो उसकी हार्ट की ऑक्सीजनेशन है वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है. तो वहाँ पे हमें उसकी जो कट ऑफ है वो 9 ग्राम्स पे रखनी चाहिए, अदरवाइज 7 ग्राम तक हम टॉलरेट कर सकते हैं. लेकिन ये बड़ा थ्योरेटिकल इसलिए हो जाएगा कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाके रुकेगा. ठीक है, एक पेशेंट जो 10, 11, 12, 13 या 14 ग्राम से शुरू हुआ है वो कितना ब्लीड करेगा हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते. हम अंदाजा लगा सकते हैं, पेशेंट को 2 दफा पेशेंट ने हेमेटेमेसिस की है या पेशेंट को गन शॉट हुआ है तो कितना उसने ब्लीड किया होगा, कितनी वेसल्स, कोई मेजर वेसल तो नहीं उसकी इफेक्ट हो गई है, how much the patient has bled so far and how much there is a potential of further bleeding. तो इसलिए अगर हम समझते हैं कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, सो यू मस्ट ऑलवेज आस्क फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. लेकिन अगर अदरवाइज हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट ने ब्लीड नहीं किया है तो फिर पैनिक ही होने की ज़रूरत है. ओके, Okay, थैंक sir. यू वेरी मच. Thank you, sir. थैंक यू.